सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए। बहरहाल वो नहीं मानी गई तो हमें यही इंस्ट्रक्शन थी कि हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें और हम आईन और कानून के मुताबिक 27 साल से अपना स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे हैं। आइंदा भी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ मिल करके कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। वो स्ट्रगल इंशाअल्लाह ताला हमारा कंटिन्यू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ जजेस के नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी, सिंध हाई कोर्ट की जज जस्टिस सलाहुद्दीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने की मंजूरी दी है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया है और इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मौखर करने और कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बॉयकॉट किया, जबकि जुडिशल कमीशन के रुकन और पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास के आगाज़ पर कार्रवाई जारी रखने या मौखर करने पर वोटिंग हुई। 4 मेंबरान ने इजलास मौखर करने की राय दी, मगर अक्सरियती फैसले पर इजलास को आगे बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती और जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ बाज़ वकला तंजीमों ने एहतजाज भी किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें रोका। दूसरी तरफ मुल्क की 6 बड़ी वकला तंजीमों ने जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ एहतजाज को मुस्तरद करते हुए मुश्तरका एक एलामिया भी जारी किया और उन्होंने इस एलामिया में ये कहा कि सियासी अज़ाइम रखने वाले ग्रोहों ने नाम नहाद हड़ताल की कॉल दी जो काबिल कबूल नहीं। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का सिलसिला जारी है, जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि चंद जजेस पीटीआई और वकला तंजीमों ने उसकी मुखालफत की, आपके ख्याल में जजेस की तैनाती जैसे इंतहाई हसास मामले पर सियासत की क्या वजह है और जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं आपके ख्याल में वो कितने दुरुस्त हैं? देखिए, सब चीज़ें दुरुस्त हैं इस मुल्क में, एतराज़ात भी दुरुस्त हैं और इनकी जो प्लानिंग होती है, कोर्ट पैकिंग होती है, ये हमेशा से होती आई है। आपको याद होगा साकिब निसार साहब के ज़माने में 2030-32 तक के चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिए गए थे तरतीब से ला के, जिसमें ये शामिल था कि पहले मंसूर अली शाह साहब आएंगे और फिर उसके बाद याह्या अफरीदी साहब को लाए ताकि वो नहीं बन सकेंगे। इसी तरह बिल्कुल एक ही कांटा था बीच में, काजी फायद ईसा, उसको रेफरेंस के ज़रिए उड़ाने की कोशिश की गई, तो उसी से सारी बात बदल गई और फंस गए। फिर ज़ाहिर है कि वो उसी तरह डिवीज़न बेंच की सहूलतें अवेलेबल थी, कुछ को नहीं थी। मुकम्मल यकसुई से इंसाफ फराम किया जाता था जो पार्टी ना हो, दरख्वास्त दहिंदा भी। तो फिर ये कुछ अदलिया ने पहले मिलके खेलती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने सोचा हम बड़े आज़ाद हो गए हैं, अब तो हम फैसले करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा सिस्टम बना दिया। अब यहाँ पे इंसाफ कब मिला आम आदमी को? यहाँ तो खवास के लिए ही फैसले होते रहे, एलीट क्लास के लिए ही तमाम सिस्टम बनते हैं, बनते रहेंगे, क्योंकि अवाम तो कहीं है ही नहीं किसी भी सियासी जमात की उस लड़ाई में कि आपको फैसले क्या करने हैं। तो आप एक रजीम से दूसरी रजीम में चले जाते हैं, एक हाइब्रिड से दूसरे में, कोई अथॉरिटेरियन कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो पाकिस्तान के अवाम तो बीच में ही है ना कहीं पे, जिनके लिए हम भी कभी कभार बात कर लेते हैं कि हाँ जी उनका क्या बनेगा, हमारे ऊपर डज आती है टैक्स की, फिर शुनीद है कि मज़ीद टैक्स ले लो इनसे, ये मतलब बिलबिला रहे हैं, इनको चितर और मार लो। जाहिर है कि ये तीसरी बड़ी कुव्वत बन गए हैं, वो वाली नहीं लेकिन तनख्वाह के ऊपर टैक्स देने वाली कुव्वत तो बन गया है ना तनख्वाहदार सारे के सारे। तो अब इशू ये है कि ये जज तो लग गए, अब फुल कोर्ट का भी शौक पूरा हो जाएगा जिन्होंने करना है, जिन्होंने बाइकाट करना था। जब वो कहते हैं कि जी फुल कोर्ट बना लें, तो 4 जज जब लिख के कह दे तो अपना तो वो फैसला दे चुके हैं ना कि वो राय क्या रखते हैं, वो दूसरे से कैसे तवक्को करते हैं कि जी ये जो आईनी बेंच है ये कैसे सुन सकता है, वो भी कह चुके कि हमारे अलावा सुन कोई नहीं सकता। तो फिर बनेगी क्या? बनने ये है जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आए, एक दिन हड़ताल की, अगले दिन जाके सारे उनके सामने पेश हो गए। अब ये चीफ जस्टिस कुछ हाई कोर्ट्स के आ रहे हैं, उनमें से नंबर 2 जजेस आ रहे हैं और ये कल परसों तक आ जाएंगे, इनके नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन होगा और फिर इनका हलफ हो जाएगा। फिर जिसने ख्वाहिश करनी हो जज साहिबान ने जहाँ से भी, वो सीनियरिटी भी छेड़ लें, क्योंकि वो भी तो एक तरीका कार था ना।
منصور شاہ صاحب نے جو خط لکھا انہوں نے ججوں کی تقرری بھی لکھ دی اور انہوں نے وہ بھی لکھ دی کہ جو سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیرٹی کا ایشو ہے وہ بھی کر لیں. ہائی کورٹ کے ججز نے بھی لکھ دیا. اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ کیا ہے, ہڑتال کر لی نا آج وکلا نے, جیسے ہی ججز کی تقرری کی آئی کہ جی ہو گئی ہے, انہوں نے کہا جی ہماری بھی ہڑتال ختم. مطلب یہ ILF جو نکلی تھی, یا تو بیٹھتے کوئی دھرنا دیتے کہ جی ہم تو بالکل نہیں کرنے دیں گے, فلاں نہیں کریں گے, ہم بیٹھیں گے ہم 5 دن 10 دن, نہ جی اس دن 1 دن کا بائیکاٹ, آج چند گھنٹے کا ہڑتال کی, مظاہرہ کیا اور واپس ہو گئے. آپ بتائیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھ کے بات کرنا ہی ہوگا. آپ خط لکھتے جائیں, عمران خان صاحب نے اب کہہ دیا ہے وہ ایک تیسرا خط لکھیں گے. وہاں کوئی ڈاکیہ نہیں ہے جو وصول کر لے, یہ ڈاکیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو ہوا میں خط بھیجنے ہیں, آپ سمجھیں نہ سمجھیں. ہر طرف ایک عجیب و غریب سچویشن بنا دیا ہے. اس کے اندر کوئی جذباتی ہو جاتا ہے, کوئی ہنس لیتا ہے, کوئی رو لیتا ہے, کوئی غصے کا اظہار کر لیتا ہے. لیکن یہ ملک ہے کہاں پہ؟ یہ بنانا ریپبلک بڑے کہتے تھے, کوئی کہتے تھے جی وہ جیسے بغداد پہ جب آفت آئی کہ انڈا یا مرغی پہلے, تو پاکستان تو ان سب سچویشنز کا باقاعدہ علم بردار ہے. اور آج سے نہیں, ہم 77 ایئر سے ایک ہی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی. سیاستدان آپ دیکھ لیں, وہ جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے مولانا فضل الرحمان کے پہلے میری PTI کے معاملات طے کراؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں نیشنل ایجنڈے میں یہ گرفتاریاں نہ ڈالیں. ابھی تک وہ کمیٹی نہیں تشکیل دے سکے اتحاد بنانے کے لیے. سارے اپنے اپنے مطالبات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ عوام نہیں ہے. بالکل جی. ایاز صاحب, سب سے پہلے تو حکومت کو مبارکباد دوں گا. حکومت نے انصاف کا پکا انتظام کر لیا اپنے لیے. اب کوئی ایشو نہیں رہا, جو مرضی کریں آپ آرام سے, کوئی چیلنج نہیں کرے گا. کہیں چیلنج ہوگا بھی تو آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. وہ جس پچھلی عدلیہ کی بات ہوتی ہے, بہت زیادہ فیور دے رہی تھی وہ PTI کو, اسی عدلیہ نے وہ پھر جب حکومت ختم ہوئی تو وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے اسمبلی توڑی تھی, اسی عدلیہ نے کہا تھا یہ غلط توڑی ہے. وہی عدلیہ تھی جس سے بڑی پھر یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی. اب اگر ایسی سچویشن پیدا ہوئی تو وہ بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, اتنا اچھا انتظام کر لیا گورنمنٹ نے, بالکل چن کے ایک جج لا کے بٹھا دیا. اب فل کورٹ ہو یا مطلب ڈبل فل کورٹ ہو جائے, وہ لانگ کورٹ ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو بھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایسا پکا انتظام بیزوی ہوگی. بیزوی اس سے پہلے بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ اتنا پکا. بیچ میں قاضی صاحب آئے تھے, وہ بڑے اچھے جج تھے, انہوں نے مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے فیور دی گورنمنٹ کو, اور جہاں وہ نہیں بنتا تھا وہاں بھی جا کے فیور دے دی, کیونکہ وہ جج بہت اچھے تھے, بہت قابل جج تھے. ان کے خلاف کیونکہ ریفرنس بھی ایک آیا تھا, اور پھر ریفرنس وہ انہی ججوں نے وہ ریفرنس بھی اڑایا تھا جو ان کے مخالف تھے جج بظاہر, اور جو اس وقت دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے. لیکن ان ججوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے کام کر دیے ہوئے ہیں جس پہ وہ جماعت ان کی مذمت ضرور کر سکتی ہے, لیکن اللہ کے فضل سے یہ جج اس جماعت کو, اس حکومت کو اس طرح کا کوئی موقع نہیں دیں گے. جسٹس عامر فاروق صاحب بھی, وہ چونکہ ان کی ایک ہی وہ شکوہ تھا کہ جی مجھے آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں بھیج رہے, اور اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ان سے وہ ہو بھی گیا تھا کہ شاید کوئی یہ نہ ہو کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے تو کوئی فیصلہ ہی نہ خلاف دے دیں, اس لیے بہت سی چیزیں روک بھی دی گئیں. بظاہر تو ایک ایسا فول پروف انتظام کر لیا گیا ہے کہ اب یہ بالکل اس رجیم کو قطعاً کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن خطرات کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب آپ بالکل آپ سمجھتے ہیں نا قلعہ ہم نے بہت مضبوط کر لیا ہے, اب تو ہر طرف ہم نے اپنے وہ فوجی بھی لگا دیے, سپاہی لگا دیے, اب کوئی اس پہ یلغار نہیں کر سکے گا. وہی وقت ہوتا ہے جب وہ پتہ نہیں کہیں سے کوئی چیز ایسی کمزوری کی آپ چھوڑ جاتے ہیں جہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اور آپ اس کو سنبھال نہیں پاتے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, سیاستدان ہمارے اللہ کے فضل سے ہیں ہی ایسے. پہلے کہا کرتے جی آپ سیاستدانوں پہ کرتے ہیں تنقید بلا وجہ, اور باقی اداروں پہ آپ تنقید نہیں کرتے, لیکن انہوں نے خود ثابت کر دیا سیاستدانوں نے کہ یہ تو ہر وقت موجود رہتے ہیں اس کے لیے. جب بھی ان کو پکارا جاتا ہے یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہاں جی آرڈر لاؤ, یہ تو آپ سمجھے نا, ہو گیا کام, اگلا بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. تو پھر جب سیاستدانوں کی یہ حالت ہوگی, وہ ایسے ملکوں میں جمہوریت کہاں ہوتی ہے. دیکھیں مشکلات بظاہر آپ کی معیشت بھی بڑی اچھی جا رہی ہے, آپ نے انصاف کا بھی پورا انتظام کر لیا ہے, کوئی ٹینشن تو آپ کو رہی نہیں. IMF سے بھی آپ کے معاملات بظاہر ٹھیک جا رہے ہیں,
ٹرمپ نے بھی ابھی تک آپ کو مایوس نہیں کیا, باقی دنیا کو بھلے کیا ہو لیکن آپ کو ابھی تک اس نے مایوس نہیں کیا, اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو ہمارے لیے ٹینشن ہی کوئی نہیں نا, لیکن مسائل بہت ہیں. آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے, وہ اس کے معاملات ہیں, اور دنیا میں ظاہر ہے آپ نے رہنا ہے, اسی دنیا میں رہنا ہے, اسی ملکوں کے ساتھ چلنا ہے نا آپ نے, وہ آپ نے الگ اپنا دیس بسا کے تو نہیں بیٹھ جانا. کوئی آپ نہ رشیا ہیں نہ آپ نارتھ کوریا ہیں کہ آپ بس آپ کرتے جائیں گے اپنی مرضی. آپ نے جب سروائیو کرنا ہے تو پھر آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی بہت ساری چیزوں پہ. نہیں کریں گے تو پھر مطلب ابھی تک تو جو نقصان صرف ہمارا ہی ہوتا رہا ہے, اللہ نہ کرے اس ملک کا کہیں نقصان ہو. صحیح. جی نوید صاحب, یہ تو مسائل اور مفادات کے درمیان بات ہے نا, لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں تو یہی دیکھا گیا ہے, حکومتیں, سیاستدان ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو ان کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے. اچھا دعا دیکھیں, ویسے تو ججز کی تعیناتی یا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے, اس کے اوپر تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے پیچھے جو انٹینشن تھے, وہ کیا مقاصد تھے اس کے پیچھے جو جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی کنٹروورسی بن گئی. تو دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ جو ایک یعنی یونیورسلی ایکسیپٹڈ ریگڈ الیکشن کے ذریعے جو وجود میں یہ آئی, تو انہوں نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی کہ عوام کا مینڈیٹ تو ہمارے لیے نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی قانون سازی کی. ہم نے دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی اقتدار میں رہنے کی ضامن ہوتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اپوزیشن جو تھی وہ اس کو انہوں نے بالکل کرش کر کے رکھ دیا, یعنی سارے رول آف لا اور بنیادی انسانی حقوق, بنیادی آئینی حقوق سب کو پامال کر کے انہوں نے جو اپوزیشن تھی اس کو ڈیسیمیٹ کر کے لٹرلی رکھ دیا. اچھا, پھر ایک چیز سامنے آ رہی تھی کہ جی جو جسٹس منصور علی شاہ جس سپریم کورٹ کے بینچ کے ممبر تھے, اور انہوں نے جو ریزرو سیٹس کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا, اس میں جو ہے وہ سب کے سامنے اس وقت آ گیا تھا نا. گورنمنٹ کی جو الارم بیلز تھیں وہ شروع ہو گئی تھیں, خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ آئیں گے, چیف جسٹس بنیں گے, الیکشن کا آڈٹ ہوگا, اور پھر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا دڑن تختہ ہو جائے گا اور یہ گھر جائے گی. اچھا, پھر دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا, یہ جسارت کی کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کیا جائے, انہوں نے جو ہے انتظامیہ کی جوڈیشری کے اندر جو مداخلت تھی اس کے خلاف خط لکھا. تو یہ ساری چیزیں بنی, یہ محرکات بنے جوڈیشری کو اپنے تابع کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ تھی, اپوزیشن کو تو کچل کے رکھ دیا تھا, ایک آپ کے سامنے جوڈیشری بچی تھی کہ وہ آپ کے لیے مسائل کھڑی کر سکتی ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم لا کے انہوں نے اس کا بھی جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا. اب آپ کے پاس یہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے پورا انتظام کر لیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ساتھ ہے, جوڈیشری جو ایک مسائل ہمارے لیے کھڑی کر سکتی تھی اس کو بھی ہم نے, یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے آپ نے کورٹ پیکنگ کر لی, آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کا جج, کیونکہ یہ 6 جج صاحبان جنہوں نے جسارت کی تھی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کرنے کے لیے خط لکھ کے, ان کو نہیں بننے دینا تھا تو باہر سے لایا گیا. اسی طرح آپ نے پشاور ہائی کورٹ میں ججز لگا دیے, آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لگا دیے. اچھا, یہ سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ بھی ہے, آپ پیپلز پارٹی کے زمانے میں, میرے خیال میں بھٹو کے زمانے میں جب 6 اور 7ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی تو وہ بھی اسی طرح کی ایفرٹ تھی نا کہ جی آپ جوڈیشری کو کنٹرول کر لیں, ایگزیکٹو کے تابع لے آئیں, اور تابع اس لیے لے آئیں کہ اپنے مفادات کو سرو کرنا ہے. اگر آپ عوامی مفاد کے لیے کوئی قانون سازی کر رہے ہیں اور اس طرح کی کوئی جو ہے فیصلے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو پھر کسی کو کوئی جو ہے وہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں سب کے سامنے نظر آ رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ منصور علی شاہ کو نہیں بننے دینا تھا چیف جسٹس, تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا,
किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को जो है उनको आगे नहीं आने देना था, आपने क्या किया, कोर्ट पैकिंग कर ली। अब इशू ये है कि आप तो अब बैठ गए और फिर उसके साथ साथ के एक जो एक ऑर्गन बचा है कि एक सुतून जो रियासत का बचा है वो है मीडिया का, उसमें भी आपने पीका का कानून ला के पीका के कानून में तरमीम करके उसकी आवाज भी दबाने की पूरा सामान कर लिया। अच्छा, आप डिवाइड एंड रूल की ये जो पॉलिसी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपने डिवीजन पैदा कर दी, आज हमने देखा कि लॉयर्स कम्युनिटी के दरमियान भी जिस तरह की डिवीजन पैदा कर ली गई कि वो भी तकसीम है, कुछ प्रो हैं कुछ अगेंस्ट हैं। तो ये तो आप इस डिवाइड एंड रूल से अपनी इक्तदार को तो अभी फॉर द टाइम बीइंग तवालत दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप डेमोक्रेसी की कौन सी खिदमत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, IMF का एक मिशन आपके पास बैठा हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त। अच्छा, वो JCP को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मिलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से भी मिलेगा। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि EU का जो राइट्स का चीफ था वो पाकिस्तान में आया हुआ था और उसने भी बातें की कि GSP प्लस जो है वो ऐसे ही नहीं आएगा। और ये GSP प्लस, मजे की बात एक और आपको बताऊं कि ये रिन्यूअल नहीं होगा। GSP प्लस का जो स्टेटस है, आपकी नई एप्लीकेशन जाएगी, आप असर नो अप्लाई करेंगे और जितने भी कन्वेंशन हैं उसके लिए आप अगर उसको साइन करेंगे तो उसमें रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बेसिक ह्यूमन राइट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपना इंतजाम तो कर लिया, लेकिन इन चीजों को भी जो है वो भी ज़हन में रखना चाहिए। जी इलियास साहब, आपके ख्याल में सियासत क्यों और कितने दुरुस्त ये एतराज़ात हैं तैनाती पर? देखिए, सियासत इसमें होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ शुरू से ही देखें, जिससे पहले भी देखें कि आपके बैलेंस जब इनमें नहीं रहता, जजेस फेवर के और ये जो अगेंस्ट हैं, इसमें पीछे भी जब रहा, जो फुल बेंच बने तो उसमें मसले बनते रहे। तो अब फिर ये जो एक है कि इनको अब नज़र आ रहा है कि जी इस तरह बैलेंस आउट हो जाएगा, तो इस बैलेंस आउट को करने के लिए ये एहतजाज तो करेंगे, जाहिर है। गवर्नमेंट ने तो इस टाइम अपना जो सारा कर रहे थे कि अपना सेफ साइड देख रही थी, जुडिशरी में अपनी वो देख रही थी कि कुछ ना कुछ कर ले। अब सबके सामने वाज़ेह है कि बालादस्ती अपनी कायम करने के लिए कि उनके जो अगेंस्ट जैसे आया करते थे, तो जाहिर है गवर्नमेंट ने जो होमवर्क किया 26वीं आईनी तरमीम की और उसके बाद भी किया, तो अब तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक अपना बिल्कुल होमवर्क है जो उसको वो मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद तो ये होना था, इसके बाद पोस्टिंग वगैरह जो हो रही है, अब एहतजाज करने से इनको पता है कि उन्होंने उस वक्त तो एहतजाज रोक दिया। अब इसके साथ ही जाहिर है इसके साथ जो केसेस रुके हुए थे कई जिसमें तो वो रिज़र्व सीट्स वगैरह दूसरे मामलात वगैरह जो भी अब जो फ्यूचर में आएंगे तो उसमें गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा एक आसान हो जाएगा कि गवर्नमेंट अगर फुल बेंच बनता है तो गवर्नमेंट के जो हक में जो वोट है उनको पता होगा कि जी हमारे लिए कैसा बेहतर हो गया है। तो अब इसके लिए तो देखें, जो इसके लिए ये तो सिर्फ पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, बाहर भी लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए जो है हमारे लिए जो GSP स्टेटस लेने के लिए, दूसरे मामला लेने के लिए, ये तो एक बिल्कुल हम लोगों को तो नहीं नज़र आएगा। हम लोग तो चुप करके, आवाम को तो इसमें कुछ नहीं, ज़रा पर भी फ़ायदा नहीं है। ये बेसिकली पॉलिटिकल जो हैं गवर्नमेंट्स वगैरह, ये सियासतदान, उनके लिए है, उन्होंने बिल्कुल इसके लिए किया और इसमें बिल्कुल एक उन्होंने अपना जो था कि जहाँ से उनको अपनी कमज़ोरी नज़र आती थी तो गवर्नमेंट उसके लिए बेहतर हो गई है, अब मजबूत हो गई है। गवर्नमेंट को अब सब नज़र आ रहा है कि जी एक सतून है जिस पर उनको कमज़ोर नज़र आता था, जिसमें बार बार वो पीछे चले जाते थे, तो अब वो बेहतरी उनके अपनी नज़र आ गई कि उनमें उसमें एक उन्होंने इस पर काबू पा लिया और बेहतर अंदाज से जिस तरह उन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफ़र की, ये बिल्कुल होती है, अगर इसमें कोई नहीं। लेकिन जब इसमें पॉलिटिकल जब मसला आ जाता है कि जनाब इसमें इस तरह सियासत जो कि नहीं आनी चाहिए जुडिशरी में, वो बिल्कुल इसमें आ गई और बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हो गई और एग्जीक्यूटिव के नीचे जब ये आ गई तो अभी मसले तो इस तरह चलेंगे, बिल्कुल मसले तो अब बनेंगे। जो भी अब इशू होगा इसमें प्रोटेस्ट वगैरह, तो वकला के जो है वकला में भी तकसीम हुई है, तो जाहिर है ये गवर्नमेंट एक प्लान के तहत चली है और बड़ी गवर्नमेंट बड़ी हद तक कामयाब हो गई है इसमें। अब ये है इसमें आइंदा भी इसमें जो मसले जो होते रहेंगे, इसमें आवाम को इसमें बर्दाश्त, नुकसान जो होगा वो आवाम को बर्दाश्त
बर्दाश्त करना पड़ेगा कि उनकी जो मुंतखब करके गवर्नमेंट जो भेजते हैं ऊपर नुमाइंदे वगैरह जो भी अपनी चाहते हैं कि अवाम के मुताबिक, लेकिन जो भी गवर्नमेंट जो भी इक़्तिदार में ताकत में होगा वो अपने मसले हल करेगा आराम से। अब गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी होगा और गवर्नमेंट जो चाहती थी वो बिल्कुल उसने, और यही एक हुकूमत का मकसद होता है, ज़ाहिर है वो इक़्तिदार में जो चीज़ें उनको प्रोटेक्ट होनी चाहिए। 47 महफूज। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। बुनियादी सवाल जजेस की तैनाती पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो कितने दुरुस्त हैं, और इतने हसास मामले पर जजेस तैनाती का मामला, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल अमेरिका और इसराइल के गज़ा पर कब्जे के मंसूबे के हवाले से होगा। हम सवाल उठा रहे हैं, क्या मुस्लिम दुनिया गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली को रोक पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़लस्तीन में जंगबंदी के बाद अमेरिका और इसराइल के नए अज़ाइम सामने आए हैं। गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली और इस पर कब्जे के मंसूबे सामने आए, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले गज़ा पर कब्जे का ऐलान किया और अब वो गज़ा को रियल स्टेट के तौर पर देखने का मशवरा दे रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के मुल्कों को ये पेशकश कर रहे हैं कि अगर वो फ़लस्तीनियों को अपने मुल्कों में पनाह दे दें तो उन्हें गज़ा की ज़मीन से कुछ हिस्सा दिया जा सकता है। जबकि इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दे दी है। अमेरिका और इसराइल के मंसूबों पर मुस्लिम दुनिया में हलचल मच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब समेत कई मुल्कों ने अमेरिकी और इसराइली बयानात की मज़म्मत की है, उन्हें मुस्तरद किया है और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा किया है। गज़ा की सूरत हाल पर 27 फरवरी को अरब लीग का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया गया, जबकि पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास भी बुलाने का मुतालबा कर दिया है। इसी से मुताल्लिक सवाल आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो गज़ा पर कब्जे का मंसूबा अमेरिका और इसराइल का सामने आया है, आपको लगता है कि मुस्लिम दुनिया गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली को रोक सकती है? अरब लीग और OIC की गज़ा से मुताल्लिक क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? अच्छा दुआ देखें, 6वीं सदी कबल मसीह में बेबीलोनियन किंग बख्त नसर ने जो है वो यरूशलेम पे हमला किया था और वहाँ से यहूदियों को बेदखल किया था। यानी उसने कुछ को कैदी बना के ले गया, कुछ जो है वो भाग गए वहाँ से। मेरे ख्याल में आज जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं बेंयामिन नेतन्याहू, वो उसका बदला चुका रहे हैं आप आज फ़लस्तीनी मुसलमानों से कि उनको जो है वो अपनी सरजमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अगर हम देखें इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनकी वजारत ख़ारजा है, उसका जो हेड है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उसने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि फ़लस्तीन जो है वो उसकी सरजमीन अल्लाह ने यहूदियों को दी है और इसमें बाकी किसी कौम का कोई हिस्सा नहीं है। तो ये तो वो गठजोड़ जो है वो नज़र आ रहा है। और मार्को रूबियो जो हैं वो बहुत कट्टर वो प्रो इजराइल हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रंप को देखा जाए तो ट्रंप की जो भी बातें हैं वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक स्टेट्समैन की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक स्कूल बुल्ली की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं। अगर हम देखें उन्होंने वो स्टे कितने रेज कर देते हैं और फिर आके वो सेटल कहीं और होते हैं। हम ये देख लें कि उन्होंने जहाँ पे केव इन कर ले मुखालिफ, तो वहाँ पे तो उनको वो फ़ायदा हो जाता है। जैसे हमने देखा पनामा कैनाल के ऊपर उन्होंने आते ही जो एग्जेक्टिव ऑर्डर दिए थे, तो उसमें हमने देखा कि पनामा जो है वो केव इन कर गया और जो BRI में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें से उसने पुल आउट कर लिया अंडर जो ट्रंप के जो प्रेशर था उसके नीचे। फिर हम देखें मैक्सिको के ऊपर भी उसने इसी तरह से टैरिफ रेज किए, उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू टैरिफ रेज किए और कहा कि जी अगर आप बॉर्डर के ऊपर फौज नहीं लगाएंगे इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में दाखिल होने से तो ये टैरिफ आप पे लगेंगे। अच्छा, वहाँ पे भी मैक्सिको केव इन कर गया, उसने बॉर्डर पे फौज लगाने का जो है वो कमिटमेंट कर ली। फिर वो अब हो गया कि 1 महीने के लिए वो टैरिफ जो है सस्पेंड हो गए। इसी तरह हमने कनाडा के साथ देखा, कनाडा के ऊपर भी प्रेशर डाला गया, एंड में वो 1 महीने के लिए वहाँ भी टैरिफ सस्पेंड हो गए।
अच्छा, दूसरी तरफ चाइना के ऊपर हमने देखा थ्रू आउट ट्रंप अपनी कैंपेन के वो ये कह रहा था कि जी मैं 60% टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर लगाऊंगा, लेकिन एंड में आके हमने देखा कि वो सिर्फ 10% टैरिफ्स के ऊपर वो जाके रुक गया है। तो ये जो भी, और यूक्रेन वॉर के हवाले से ट्रंप यानी जब आने से पहले वो ये कह रहा था कि जी व्हाइट हाउस में मैं जाते ही पहले दिन ही मैं जो है वो यूक्रेन की जंग खत्म करवा दूंगा। फिर हमने देखा कि जी वो पहला दिन तो गया आया, उसने 6 महीने का टाइम दे दिया कि जी नहीं ये 6 महीने। तो ट्रंप जो है वो स्टेक जो है वो रेज करेगा, वो स्टेक रेज करके और फिर जाके वो जितनी भी कंसेशन जो है वो निकलवा सकता है वो कंसेशन निकलवाएगा। इसी तरह हमने देखा ईरान के हवाले से पिछली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसने मैक्सिमम प्रेशर की जो है वो एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और अब भी जो है वो उसी मैक्सिमम प्रेशर की जो स्ट्रेटेजी है उसको वो लेके आ रहा है। तो यहाँ भी वो फलस्तीन के हवाले से यही जो है वो जो स्टेक है वो इतने रेज करेगा, कहां पे खड़ा होगा ये मुसलमान मुल्कों का जो है उनकी जॉइंट स्ट्रेटेजी बताएगी कि वो कहां पे उसको रोक सकते हैं। तो कितनी स्ट्रांग हो सकती है जॉइंट स्ट्रेटेजी मुस्लिम ममालिक की? आमिर साहब देखिए, ट्रंप तो यही कुछ करते हैं। वो हमारे ही वजीर आज़म बोले थे जो उसके बातों में वर्ल्ड कप के चक्कर में आए कश्मीर के मामले पे, हमें सज़ा दे दी आधे घंटे खड़े होने की, और फिर अब जुल्म और अमन तो नहीं ना चल सकता इकट्ठा। वो जो कुछ मशरिक़ वस्ता में करने जा रहे हैं, तो क्या अमेरिका और उनके हवारियों के साथ अमन रह जाएगा? इनके लिए इतना आसान हो जाएगा कि ये सब कुछ करते चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा? इनको सोचना पड़ेगा, ये मामला इनको बदलना पड़ेगा। जिस तरह वो सारी मिसालें नवीद साहब ने सुना दी, कनाडा भी छोड़ दें आप, फ्रांस भी आ गया बोलने के लिए, सब ममालिक जवाब दे रहे हैं। हॉलैंड ने कितना छोटा सा मुल्क है, उसने इन्होंने हाथ रखा तो उन्होंने कहा जनाब कैसे रख लेंगे आप? पूरी यूरोपीय यूनियन इकट्ठी हो रही है कि आप एक तरफ नेटो में कह रहे हैं खर्चे खुद करो। भाई अगर आप बड़े बने थे तो खर्चे आप कर रहे थे, लोग आपकी हेजमनी मान भी रहे थे, सुन भी लेते थे। अगर आपने पैसे भी नहीं देने लोगों को तो फिर आपकी सुनेगा कौन? वो मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि भाई दीवार के पार भी तो लोग रहते हैं ना, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपकी मसनूआत का भी बाइकाट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? वो अपने मुल्क स्टेट के लिए मुश्किल डाल रहे हैं, अमेरिका के लिए। उनकी जजेस उनके ऑर्डर्स को स्टे कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन के ऑर्डर कर रहे हैं। ये जितनी जल्दी में कर रहे हैं, इन्हें लम्हा बलम्हा देखना चाहिए। इनके साथ बिल्कुल अपने मुल्क के अंदर जो मर्जी करें, लेकिन वो जिस तरह दुनिया को समझते हैं कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चलाऊंगा, ये पहले भी बहुत लोगों ने कोशिशें की हैं। इसके लिए बड़ा काम चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अब अरब लीग का इजलास हो रहा है, OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, मुसलमानों को भी बहसियत मजमूई कि जैसे उन्होंने कहा कि जी आप सऊदी अरब में बसा लें, पहले वो ऑर्डर हुआ था मिस्र और उर्दन के लिए, तो अब वहां से उन्होंने कहा जी सऊदी अरब ले जाएं। तो क्राउन प्रिंस तो बहुत क्लैरिटी के साथ बात कर चुके हैं कि हम तो जो कहना था हम कह चुके हैं, और हमें बार बार ना समझा जाए कि हम कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हैं फलस्तीन के ऊपर। तो अब कलेक्टिव विजडम के तहत ही फैसले होने चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा भी नहीं होना। सही है, बिल्कुल जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, इसी सवाल पे अयाज साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है मुस्लिम दुनिया की, और क्या वाकई जो ये कहा जा रहा है इजराइल और अमेरिका कितना इन्वॉल्व हो सकता है? क्योंकि टाइम भी हमारे पास अब कुछ कम है, तो इसलिए वक्त का ख्याल रखिएगा। नहीं, मुझे बताएं कि मुस्लिम दुनिया की कोई स्ट्रेटजी होती है, कभी नज़र आई है आपको? देखें, कारोबारी शख्स है डोनाल्ड ट्रंप, और वो बिज़नेस नज़र आ रहा है उनको वहाँ, वो प्रॉपर्टी डीलर बने हुए। मुझे सिर्फ ये ख़तरा है कि कहीं हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं और इनके जो सरबराहान हैं, ये कहीं कमीशन एजेंट ना बन जाए कि ठीक है भाई आओ यहाँ पे ख़रीदो, ये सारा तुम्हें हम देते हैं, हमें कमीशन हमारा दे दो। बहुत से OIC इजलास पहले भी हमने देखे हैं, वो सिर्फ बात करते हैं, मजम्मत करते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। इससे ज़्यादा तो हमने कभी देखा नहीं। लेकिन ये बज़ाहिर तो ये मतलब एक वो दीवानी की बाढ़ कह सकते हैं ना आप इसको, कि जी वो वहाँ से फ़लस्तीनी निकल जाएं, वो मिस्र चले जाएं, या वो नेतन्याहू कह रहे हैं जी सऊदी अरब उनको ले ले। ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोशिश मतलब चूँकि नज़र आ रहा है, वो देखें ना, पहले असला अपना बेचते हैं अमरीकी, उसके बाद वो चाह रहे हैं कि जी अब वहाँ को प्रॉपर्टी लेके कोई कंस्ट्रक्शन भी हो जाए और ज़बरदस्त मॉल बन जाए। भाई वैसे तो वो उनकी मदद का ऐलान कर दो ना कि जी ये जो जुल्म हुआ है उन पे हम बिल्डिंग्स इनको बना के देते हैं, मतलब बड़ा नेकी का काम हो जाएगा तुम्हारा।
اور واہ واہ بھی ہو جائے گی, بلے بلے ہو جائے گی, لیکن نہیں, وہ ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ ادھر سے کوئی مال ٹھیک بن جائے گا, پروفٹ ٹھیک بن جائے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ قابل عمل منصوبہ ہے. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. دیکھیں اجلاس جو بلایا ہے اسلامی ممالک میں, اس میں ان کو سنجیدگی دکھانی چاہیے. وہ پہلے کی طرح ہی نہیں ہوا اسی کے اجلاس جس میں کچھ نہیں کرتے, صرف قرارداد پیش کرتے ہیں. اس میں ان کو ایسا کچھ کرنا ہوگا تاکہ امریکہ پر پریشر جو ڈالا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اس کو پریشر کو ختم کیا جا سکے. اور یہ نہیں ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کروایا جائے, اس کو ایکسٹینڈ کروایا جائے, اسلامی فوج ایسی کاٹ دینی رہا, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا, کیونکہ ان کے تعلقات ہیں, تعلقات کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو بھی ہو بالکل اس کے قرارداد پیش کریں اور اس پر عمل درآمد کروائیں. یہ نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ کر کے سائڈ پر ہو جائیں. ٹھیک ہے چلیں, ٹھیک وقت ہو گیا کیونکہ بریکنگ کی وجہ سے آپ کے لیے ٹائم ذرا کم بچا. آج کی ایکسپرٹ سے اتنے, خیال رکھیے, اللہ حافظ.